हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ विश्वजीत एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी नेट। तो बच्चों, अगर आप ये वीडियो अपने एग्ज़ाम से पहले देख रहे हो तो आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। एंड अगर आप अभी प्रिपरेशन करते वक्त देख रहे हो तब तो ये बहुत अच्छी बात है। तो चलो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स देख लेते हैं। कौन से चैप्टर से? दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। और उसमें भी हमने एक पर्टिकुलर टॉपिक सेलेक्ट कर रखा है। तो बच्चों, जब आप साइंस पढ़ रहे हो ना तो कोशिश करो कि आप ना हर एक टॉपिक वाइज उस चीज़ को कवर करो और उस चीज़ को पढ़ो, रिवीजन करो। इससे क्या होता है कि आपके लिए इजी हो जाता है चीज़ों को मैनेज और हैंडल करना। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग को ही कवर करेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन आंसर्स है ना, वो बच्चों मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा क्योंकि बहुत लंबा हो जा रहा था इसीलिए। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड। तो बच्चों देखो, हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या बोला है, वो हमारा बोल रहा है कि व्हाट इज फर्टिलाइजेशन एंड वेयर डज इट अकर इन अ ह्यूमन फीमेल। आखिर फर्टिलाइजेशन क्या होता है और ये कहाँ पर होता है? तो बहुत सिंपल, हमने पहले से पढ़ रखा था कि मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट जब दोनों फ्यूज करते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो हम क्या लिखेंगे? द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे ई होगा, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, GAMET, ठीक है, इट्स कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट, इन अ ह्यूमन फीमेल इट अकर्स इन फैलोपियन ट्यूब। तो ध्यान रखना, ये ओवरी से ऐसे करके एग निकल के हमारे फैलोपियन ट्यूब में आया और यहाँ से स्पर्म जाकर उसमें मिला। तो ये जो फ्यूज़न होता है ना, ये जो फर्टिलाइजेशन होता है, ये फैलोपियन ट्यूब में ही होता है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि यूटेरस में आके होता है। जी नहीं, यूटेरस में आके नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। सेकेंड क्वेश्चन हमसे पूछा है कि लिस्ट 2 फंक्शंस ऑफ ओवरी इन ह्यूमन फीमेल, यानी फीमेल में जो ओवरीज होती हैं उन ओवरीज का 2 फंक्शन बताओ। तो हम जब इस वीडियो को कवर कर रहे थे पहले, तभी हमने क्या पढ़ा था बच्चों कि ओवरी का 2 फंक्शन होता है। पहला फंक्शन हो गया कि एग रिलीज करना एंड दूसरा फंक्शन हो गया कि फीमेल सेक्स हार्मोन जो होता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, इसको वो बैलेंस रखता है, इसको वो क्रिएट करता है। जैसे हमारे मेल में क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है, वैसे ही फीमेल में क्या होता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो वही मैंने लिखा है कि 2 फंक्शंस ऑफ ओवरीज आर एज फॉलोज, टू प्रोड्यूस फीमेल गैमेट एंड सेकेंड टू सेक्रेट फीमेल हार्मोन्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। स्टेट द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ सच रिप्रोडक्शन इन नेचर। तो आखिर अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए? ठीक है, पहला तो भाई मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये होगा ही नहीं तो आपका रिप्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। दूसरा क्या होना चाहिए, वहाँ पे मायोसिस होना चाहिए। आप बोलोगे सर मायोसिस क्या होता है? देखो, हमारे बॉडी में ना 2 प्रकार के सेल्स होते हैं, एक सोमेटिक सेल्स होते हैं, एक गैमेटिक सेल्स होते हैं। तो ऐसे सेल्स जो रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उनको हम लोग गैमेटिक सेल्स बोलते हैं। और जब गैमेटिक सेल्स डिवाइड करते हैं ना, तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं मायोसिस। समझ गए? तो जो भी रिप्रोडक्टिव सेल्स हमारे होते हैं वो जब डिवाइड करते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं मायोसिस। इसमें क्या होता है कि एक सेल से 4 डॉटर सेल्स बनता है। ये चीज़ को ध्यान रखना। इसको और इजी वे में समझने के लिए मैं नीचे आपको एक वीडियो का लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, जाके वहाँ पे चेकआउट कर लेना। तो यही देखो मैंने क्या लिखा है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स थ्रू मियोसिस, ठीक है, मायोसिस सॉरी, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट्स इनटू फीमेल बॉडी, मेल गैमेट का फीमेल बॉडी के अंदर जाना, बाहर से नहीं, अंदर जाना। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स कॉल फर्टिलाइजेशन, मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होना यानी फर्टिलाइजेशन होगा, जो मैंने आपको कहा। एंड फोर्थ हो गया फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग फ्रॉम अ सिंगल सेल जायगोट, यानी जायगोट से किसी बच्चे का जन्म लेना, तभी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा नीचे क्वेश्चन 1 कि राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ सच रिप्रोडक्शन इन नेचर। आखिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है? आखिर क्यों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो क्यों होता है? देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या लिखा है मैंने बच्चों, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स रिजल्ट इन जेनेटिक वेरिएशन इन द ऑफस्प्रिंग, दिस प्रोमोट्स डाइवर्सिटी ऑफ द कैरेक्टर्स इन ऑफस्प्रिंग, दिस जेनेटिक variations thus lead to evolution of species as well as allow the organisms to become better adapted in the changing environment। ठीक है, तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बड़ा डिफरेंस है और क्यों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना तो उसमें वैरायटीज़ बहुत ज़्यादा होती है। ये मैंने वीडियो में ऑलरेडी कवर किया था, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर देख लेना, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत वैरायटीज ऑफ स्पीसीज क्रिएट होते हैं और ये क्या करता है, एडेप्टेशन करने में मदद करता है, सर्वाइवल में मदद करता है। तो यही लाइन मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है, आप इसको सोच लो, समझ लो और हो सके तो थोड़ा सा रट भी लो, ठीक है। सेंटेंसेस अच्छे हैं और आंसर भी अच्छा है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज mention the total number of chromosomes along with the sex chromosomes that are present in the human female and a human male। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ गए होगे। एंड इसके बाद जो क्वेश्चन को मैंने अंडरलाइन कर रखा है ना, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपको सेपरेट क्वेश्चन में ही पूछ सकता है और डायरेक्टली भी दे सकता है, तो मैंने दोनों को मर्ज कर दिया है ताकि आप इसको इजीली समझ सको। एक्सप्लेन हाउ इन सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द प्रोजेनी रिमेन्स द सेम एज दैट ऑफ पेरेंट्स। सोचो, एक अगर मैं पेरेंट की बात करता हूं तो फादर के पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं एंड मदर के पास भी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। जब दोनों के क्रोमोसोम आके मिलते हैं तो बच्चे के पास 46 × 2 क्यों नहीं हो जाता? इसके पीछे का रीज़न क्या है? वेरी सिंपल, क्योंकि कोई भी अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है तो उसमें क्या होता है कि फादर का जो भी क्रोमोसोम है यानी 46 उसका हाफ लेता है वो, ठीक है, और जो फीमेल है यानी मदर है उसका वो हाफ लेता है, यानी हैप्लॉइड एंड हैप्लॉइड दोनों मिलकर क्या बनता है? डाइप्लॉइड। तो ये देखो मैंने यहाँ पे नीचे मेंशन किया, आप समझोगे इसको। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 46। इन ह्यूमन मेल 2 सेक्स क्रोमोसोम्स दैट इज X एंड Y आर प्रेजेंट, व्हाइल इन फीमेल बोथ सेक्स क्रोमोसोम्स आर X। यानी मेल में X एंड Y होता है और फीमेल में X और X ही होता है, ठीक है। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ फीमेल गैमेट और egg cell fuses with a male gamete or sperm cell which are haploid to form zygote। यानी कोई भी आपका गैमेटिक सेल जो पेरेंट सेल का आधा क्रोमोसोम लेकर जाता है उसको हम हैप्लॉइड सेल बोलते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। यानी ये जो आपका स्पर्म है वो भी हैप्लॉइड होगा, है ना, और ये आपका जो ओवम है वो भी आपका हैप्लॉइड होगा, तभी तो वो आधा आधा क्रोमोसोम लेकर जा रहा है ना। तो 23 इसका मिलेगा, 23 इसका मिलेगा, तब जाकर वो जाइगोट जो होता है ना वो डाइप्लॉइड होता है, तब जाके वो पूरा का पूरा उसमें 46 क्रोमोसोम्स हो सकते हैं। तो ये लाइन आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ऐसे ही इसमें लिख के आओगे ना पूरे नंबर लेकर आओगे, ध्यान रखना। which contains 46 chromosome, 23 chromosomes from mother and 26 from father. In this way an equal genetic contribution of male and female parents is ensured in the progeny। ठीक है, वही बात यहाँ पे भी कहा गया है। चलो, कोई दिक्कत होगा नीचे जरूर कमेंट करना। नेक्स्ट, list 3 techniques that have been developed to prevent pregnancy. Which one of these techniques is not meant for males? How does the use of these techniques have a direct impact on the health and prosperity of a family? तो बच्चों हो, साइंस में क्या करता है ना कि 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन में या 5 नंबर के क्वेश्चन में ना बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन घुसा देता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा है कि 3 टेक्निक बताओ जिस टेक्निक से हम क्या कर सकते हैं, प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। एंड कौन सा ऐसा टेक्निक है जो मेल के लिए नहीं होता, वो ओनली फीमेल के लिए होता है। एंड हाउ डज द यूज ऑफ दिस टेक्निक हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ फैमिली। और ये फैमिली के प्रॉस्पेरिटी और उसके हेल्थ के लिए कैसे डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है। तो वेरी सिंपल, हम लोग सबसे पहले ये जान लेते हैं वो 3 टेक्निक कौन कौन सा है। सबसे पहला टेक्निक हमारा बैरियर मेथड है, दूसरा केमिकल मेथड एंड तीसरा सर्जिकल मेथड, ठीक है। बैरियर मेथड में किसका यूज़ होता है, फिजिकल मेथड सच एज कॉन्डम, डायफ्रैगम, सर्विकल कैप्स, इन लोगों का हम यूज़ करते हैं। इसका काम क्या होता है कि स्पर्म को अंदर जाने से ही रोक देता है, ये अपने अंदर ही रख लेता है और फीमेल बॉडी में जाने ही नहीं देता। केमिकल मेथड में ड्रग्स आते हैं, ओरल पिल्स आता है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आता है, वेजाइनल पिल्स भी आते हैं जो क्या करता है, स्पर्म को वहीं पे मार देता है, ठीक है। एंड सर्जिकल मेथड में क्या होता है कि सर्जिकल मेथड सच एज वेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। हमें पता है वेसेक्टोमी क्या होता है बच्चों, कि ये जो वैस डिफरेंस होता है ना वो पाइप को काट दिया जाता है, ठीक है, स्पर्म कैरी नहीं होता। और अगर मैं ट्यूबेक्टोमी की बात करता हूँ तो ट्यूबेक्टोमी में जो फैलोपियन ट्यूब्स होता है ना उसको बीच से काट दिया जाता है, ठीक है, वहीं पर उसको सर्जरी करके हटा दिया जाता है, जिससे कि जो ओवरीज है वो क्या करेगी, जब एक सिक्रेट करेगी तो इस तरफ ना आ जाए। तो अब आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि ओवरीज से तो एक निकल ही रहा होगा, है ना, तो फिर वो एक कहाँ जाता है जब वो यूटेरस में आ ही नहीं पाता। स्पर्म जो होता है हमारा इपिडाइडमिस जो होता है, इपिडाइडमिस क्या करता है, स्पर्म को स्टोर करके रखता है और वैस डिफरेंस उसको लेकर जाता है।
है ना। तो जब स्पर्म निकल रहा होगा और वैज डिफरेंस उसको लेकर ही नहीं जाएगा तो वो स्पर्म कहाँ जाता है। ये सारी चीज़ें मैंने वीडियो में बता रखी है, वो आप नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में जरूर देख लेना, सारा डिटेल में मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। नेक्स्ट, एंड केमिकल मेथड्स आर नॉट मेन फॉर मेल्स। जो केमिकल मेथड्स होता है, चाहे हम कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की बात कर रहे हो, हम वेजाइनल पिल्स की बात कर रहे हो, तो इनका यूज़ मेल्स नहीं कर सकते, मेल्स नहीं करते, इनका यूज़ सिर्फ फीमेल्स करती हैं। नेक्स्ट, अब भाई क्वेश्चन हमारा पूछा था कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है हेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी, किसी फैमिली के हेल्थ, उसके प्रोस्पेरिटी पर इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। दैट इज द यूज ऑफ दिस टेक्निक्स हेल्प इन कंट्रोलिंग पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, दस प्रोवाइडिंग बेटर लिविंग कंडीशन। सबसे पहला तो भाई ये पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ना बढ़ जाए इसका ध्यान रखता है। दूसरा, इट हेल्प्स इन कीपिंग प्रॉपर गैप बिटवीन सिबलिंग्स, दस गिव्स बेटर हेल्थ टू मदर एज वेल एज चिल्ड्रन। यानी एक माँ अगर बार बार प्रेग्नेंट हो रही है या फिर बार बार अगर वो बच्चे को जन्म दे रही है तो उस मदर के हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ता है, बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो एक बच्चे दूसरे बच्चे के बीच में जो ड्यूरेशन है ना, वो गैप बढ़ता है कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करने की वजह से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक मदर के हेल्थ के लिए, ठीक है। ये सभी लाइंस आपको लिखने हैं नीचे। आ जाओ नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है। बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो में, थोड़ा वीडियो लंबा होने वाला है, शांति से आराम से देखना, ठीक है। कुछ केस बेस्ड क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे डाल रखे हैं। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ टेस्टिस इन द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द होगा यहाँ पे। एंड व्हाट आर दीज लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी एंड who is responsible for bringing about changes in appearance seen in the boys at the time of puberty। तो कहने का मतलब क्वेश्चन पूछा है, कई बार आपने देखा होगा कि बच्चों कहीं पे लिखा रहता है TES और कहीं पे लिखा रहता है TES, ठीक है। तो ये जो टेस्टिस है TES ये प्लूरल है एंड TES जो है वो सिंगुलर है। तो कहने का मतलब वही है कि जो टेस्टिस है उसका फंक्शन क्या होता है, एंड सेकेंड थिंग ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर क्यों होता है। यानी अगर आपने देखा हो कि स्क्रोटम जो होता है मेल का वो बॉडी के जस्ट बाहर ही होता है, क्यों होता है बाहर के, बॉडी के बाहर, बॉडी के अंदर क्यों नहीं होता है। एंड थर्ड क्वेश्चन पूछा है कि रिस्पॉन्सिबल कौन होता है जो मेल्स में हम जो बॉयज़ होते हैं उसके बॉडी में जो भी अपीयरेंसेस दिखते हैं, जो भी चेंजेस दिखते हैं, उसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। द फंक्शन ऑफ टेस्टिस आर टू प्रोड्यूस स्पर्म। हमें पता है कि दो फंक्शन आपको याद रखना है। सबसे पहला कि जो टेस्टिस होता है वो स्पर्म प्रोड्यूस करता है, एंड सेकेंड मेल सेक्स हार्मोन जो होता है दैट इज टेस्टोस्टेरोन, उसका यूज़ करता है, सॉरी यूज़ बोल रहा हूँ, उसको सिक्रेट करता है, उसको प्रोड्यूस करता है, उसको बनाता है। तो दो चीज़, पहला स्पर्म फॉर्मेशन एंड सेकेंड सिक्रेट मेल सेक्स हार्मोन दैट इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन, याद रखना है। नेक्स्ट, दिस आर लोकेटेड आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी। और ये बाहर क्यों होता है, इस बात का तो हमें बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि हमारा जो स्क्रोटम होता है ना, वो स्क्रोटम क्या करता है, जो टेस्टिकल्स होते हैं हमारे, उसको वो प्रोटेक्ट करता है और उसको बॉडी का जो टेम्परेचर है ना उसको मेंटेन करके रखने में वो मदद करता है। क्योंकि स्पर्म को हमारे बॉडी से 3 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए होता है फॉर्मेशन के लिए, उसको मैच्योर होने के लिए, और वो प्रोवाइड वो तभी कर सकता है जब वो बॉडी के बाहर होगा, ठीक है। चलो, टेस्टोस्टेरोन इज, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, TEST STERON, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस इन द अपीयरेंस सीन इन द बॉयज एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के समय हम बॉयज में जो भी चेंजेस दिख रहे हैं वो किसके वजह से है, दैट इज द हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट, मेंशन द रोल ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कौन कौन से ऑर्गन्स दिए हुए भाई यहाँ पे, टेस्टिस का रोल बताना है, स्क्रोटम का रोल बताना है, वैज डिफरेंस का रोल बताना है, एंड प्रोस्टेट ग्लैंड का रोल बताना है। तो वो क्या क्या होगा भाई। टेस्टिस का काम क्या होता है कि ये स्पर्म प्रोड्यूस करता है और मेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम टेस्टोस्टेरोन होता है। स्क्रोटम का काम क्या होता है, ये टेस्टिस को ऑप्टिमल टेम्परेचर प्रोवाइड करता है ताकि स्पर्म जो है वो क्रिएट हो सके, वो मैच्योर हो सके, वो बन सके। वैज डिफरेंस का काम क्या होता है कि ये स्पर्म को कैरी करता है कहाँ से भाई, एपिडाइडमिस से लेकर पीनस तक, ठीक है। एंड प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या होता है कि ये जो स्पर्म है उसमें फ्लूइड ऐड करता है, उसमें न्यूट्रिएंट्स ऐड करता है, उसको मोटाइल बनाता है थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट डज क्वेश्चन नंबर 8 टेल, दैट इज सजेस्ट एनी 2 कैटेगरीज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स टू कंट्रोल द सेक्सेस ऑफ ह्यूमन population which is essential for the prosperity of a country, also explain about each method briefly। इसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा लिखना है। मैंने अभी बताया था मैकेनिकल बैरियर,
कई बार बैरियर मेथड की जगह पे मैकेनिकल मेथड लिख देता है, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, बात वही है, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हो गया, केमिकल मेथड, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस IUCD, है ना, था कि नहीं। चलो नेक्स्ट, एंड फोर्थ इज सर्जिकल मेथड। तो IUCD में क्या आएगा भाई आपका, दैट इज कॉपर टी, ठीक है, मैंने बताया था कॉपर टी। कॉपर टी का यूज हम लोग करते हैं सर्विक्स को ब्लॉक करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन, दो बैक्टीरियल इन्फेक्शन का आपका नाम बताना, देखो पूछा है, नेम टू बैक्टीरियल एंड टू वायरल इन्फेक्शन ईच कैन गेट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। जो STDs होती हैं उसमें 2 वायरल होती हैं एंड 2 बैक्टीरियल होती है, चारों का नाम आपको याद रखना है कि जो 2 भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है दैट इज गोनोरिया एंड सिफिलिस। गोनोरिया एंड सिफिलिस जो है वो बैक्टीरिया से होता है, एंड वायरस से होने वाले 2 होते हैं दैट इज एड्स एंड वार्ड्स। 4 क्या क्या, गोनोरिया, सिफिलिस, एड्स एंड वार्ड्स, ये चारों आपको डिजीज के नाम याद रखने हैं। 2 बैक्टीरिया वाले हैं फर्स्ट वाले एंड 2 वायरस वाले। थर्ड क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज सेक्स एबॉर्शन एंड हाउ डज इट अफेक्ट द हेल्दी सोसाइटी, है ना। सेक्स एबॉर्शन क्या होता है और एक हेल्दी सोसाइटी को कैसे इम्पैक्ट करता है, इफेक्ट डालता है। तो सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शन इज अ प्रोसीजर दैट इज डन फॉर फीमेल फोर्टिसाइड। फीमेल फोर्टिसाइड क्या आता है, जैसे ही पता करना कि फीमेल के बॉडी में एक फीमेल है, डैट मीन्स जो बेबी होने वाला है वो बेबी फीमेल चाइल्ड है, तो उसको वहीं पे मार दिया जाता है, डैट इज़ कॉल्ड एबॉर्शन, ठीक है। और ये क्या करता है, मेल फीमेल का जो सेक्स रेशियो होता है उसको ये डिसमिस कर देता है ना, वही लास्ट में लिखा हुआ है, इट एडवर्सली अफेक्ट द मेल फीमेल सेक्स रेशियो। आज भी ऐसा एक कंट्री है, कंट्री बोल रहा हूँ, अगर मैं हमारे देश में राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे बहुत कम मात्रा में फीमेल पाई जाती है, इवन कि वहाँ के मेल्स को मैरी करने के लिए भी बाहर से ही फीमेल आती है, यानी बोलो तो दूसरे स्टेट में जाकर उन्हें शादी करनी पड़ती है, कुछ ऐसा कंडीशन वहाँ पे हुआ पड़ा है। एंड लिस्ट 2 एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कॉन्डम ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्ट। आखिर जब सेक्सुअल एक्ट होते हैं, इंटरकोर्स होता है, तो उसमें कॉन्डम का क्या यूज़ होता है, दैट इज़ इट अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसीज। सबसे पहली बात है भाई कि ये एक बैरियर मेथड का है, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है ना, एक तरह से हम कह सकते हैं। तो ये क्या करता है, अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकता है। सेकेंड क्या करता है, ये STD के ट्रांसमिशन को भी रोकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपसे पूछ देगा कि IUCD डिवाइस यानी जो कॉपर टी है और उसमें कॉन्डम में, दोनों में क्या फ़र्क है। तो भाई ये जो कॉपर टी होता है ना, वो आपका STD नहीं रोकता, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज HIV वगैरह को नहीं रोकता, एड्स वगैरह को नहीं रोक सकता, लेकिन ये जो कॉन्डम वगैरह होते हैं ये रोक सकता है। कॉन्डम की बात करूँ, डायफ्रैगम की बात करूँ, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं रोकने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, चलो हमारा 9th क्वेश्चन ऐसा बहुत बार पूछता है बच्चों, इसलिए जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हम सभी के लिए। क्यों? क्योंकि इससे कई बार आपके लेवल डायग्राम बने होते हैं, उसी से क्वेश्चन पूछ देगा, तो कई बार आपको लेवल डायग्राम खुद से बनाने होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका दे दिया है 1 2 3 4 5, आपको इन 5 पार्ट्स को पहचानने हैं कि ये 5 पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो ये हमारा हो गया फैलोपियन ट्यूब, हमें पता है। ये हमारा हो गया ओवरी, चलो ठीक है। ये हमारा हो गया यूटेरस, चलो ठीक है। ये सर्विक्स एंड ये वजाइना। तो ये 5 पॉइंट मैंने यहाँ पे दे दिया, आपको भी अच्छे से देख लेना है। अगर आपका ये लाइनिंग के बारे में पूछ देता तो आप क्या बोलते हैं, दैट इज इंडोमेट्रियम, हम सभी को पता है ना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज कॉन्ट्रासेप्शन। एक ही क्वेश्चन को मैंने 2-3 बार डाला हुआ है और इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ था एग्जाम में, इसलिए मैंने आपको दिया ताकि ये रिवीजन होता रहे। लिस्ट 3 एडवांटेजेस ऑफ एडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स। क्यों करें, क्या होता है आखिर कॉन्ट्रासेप्शन क्या है, और कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस का यूज़ हम क्यों करते हैं और क्यों करना चाहिए। देखो, द मेथड ऑफ अवॉइडिंग प्रेगनेंसी इज कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्शन। प्रेगनेंसी को अवॉइड करने का जो भी मेथड होता है उसी को तो हम कहते हैं कॉन्ट्रासेप्शन। और इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, इट गिव्स प्रॉपर गैप बिटवीन 2 प्रेगनेंसीज, 2 प्रेगनेंसीज होने के बीच में ये प्रॉपर गैप क्रिएट करता है। सेकेंड, इट अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी, ये अनवांटेड प्रेगनेंसी को भी अवॉइड करता है, होने नहीं देता है। थर्ड, इट कीप्स पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, और ये पॉपुलेशन को भी कंट्रोल करता है। था ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। आई होप कि काफ़ी अच्छे हैं, मेहनत लगे हैं PPT बनाने में और क्वेश्चन ढूंढने में भी, तो आई होप आप लोग इसको अप्रिशिएट करेंगे, और लाइक तो एक ज़रूर बनता है ऐसे क्वेश्चंस के लिए, एंड आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। आखिर सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड के क्या यूजेस हैं,
क्या फंक्शन है? द सिक्रेशन ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड लुब्रिकेट द स्पर्म। मैंने बोला था ना, स्पर्म में जो न्यूट्रिएंट्स ऐड करने का काम होता है, स्पर्म को मोटाइल बनाने का काम होता है, वो सारा कौन करता है? हमारा सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। ध्यान रखना, स्पर्म जो होता है वो उतना मोटाइल नहीं होता, वो उतना मूव नहीं करता, वो बहुत गाढ़ा होता है, डेंस होता है। लेकिन ये क्या करता है, उसमें थोड़ा सा फ्लूइड ऐड करता है, ठीक है, साथ साथ में न्यूट्रिएंट्स भी ऐड करता है। न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या, जैसे कि फ्रुक्टोज, कैल्शियम एंड सम एंजाइम्स, ये सारी चीज़ें वो ऐड करता है, जिससे कि स्पर्म हमारा न्यूट्रिटिव बन जाता है और साथ साथ में ये मोटाइल भी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द चेंजेस सीन इन गर्ल्स एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के समय में गर्ल्स में क्या क्या चेंजेस दिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉयज़ में क्या क्या चेंजेस दिखते हैं, गर्ल्स में क्या क्या चेंजेस दिखते हैं, दोनों के दोनों आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखते हैं, द चेंजेस सीन इन गर्ल्स एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी आर, क्या क्या देखेगा? सबसे पहला, इंक्रीज इन ब्रेस्ट साइज एंड डार्कनिंग ऑफ द स्किन ऑफ द निपल्स प्रेजेंट एट द टिप्स ऑफ द ब्रेस्ट। ठीक है, अगर मैं ये ब्रेस्ट की बात करूं तो ये जो पार्ट होता है ये ब्लैक डार्क हो जाता है, ठीक है। ब्रेस्ट जो साइज होता है उनका इनलार्ज हो जाता है, बड़ा होने लगता है। सेकेंड, अपीयरेंस ऑफ हेयर इन द जेनाइटल एरिया, जो जेनाइटल एरियाज होते हैं वहाँ पे हेयर्स ग्रो करने लगते हैं। अपीयरेंस ऑफ हेयर इन अदर स्किन लाइक अंडर आर्म्स, फेस, हैंड्स, लेग्स, ठीक है, इन सभी जगह पर हेयर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। इंक्रीज इन द साइज ऑफ यूटेरस एंड ओवरी, धीरे धीरे जैसे गर्ल बड़ी होती जाती है वैसे वैसे उसकी जो ओवरी होती है और उसका जो यूटेरस होता है वो भी धीरे धीरे बड़ा होते जाता है। बिगनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। एंड मोर सेक्रेशन ऑफ ऑयल फ्रॉम द स्किन विच रिजल्ट्स इन द अपीयरेंस ऑफ पिंपल। अब बहुत सारे गर्ल्स को पिंपल्स भी हो जाते हैं, इवन बॉयज़ को भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हमारे बॉडी से एक्सेसिव ऑयल निकलता है, खासतौर पे हमारे फेस से, ठीक है। नेक्स्ट, 12th क्वेश्चन, हाउ डज द एम्ब्रायो गेट नरिश्ड इनसाइड द मदर्स बॉडी। मदर के बॉडी में रहते हुए एम्ब्रायो जो होता है उसको नरिशमेंट कैसे मिलती है? देखते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द लाइनिंग ऑफ द यूटेरस थिकन्स एंड इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड एंड टू नरिश द ग्रोइंग एम्ब्रायो। ठीक है, ये जो अगर मैं बात करूँ यूटेरस की, ऐसे करके जो यूटेरस होता है, इस यूटेरस के लाइनिंग जो होता है जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, वो एंडोमेट्रियम और मोटा हो जाता है, टाइट हो जाता है, जिससे क्या होता है कि जो एम्ब्रायो है वो उसमें आके चिपक जाता है और वहीं पे वो रहता है, ठीक है। द एम्ब्रायो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू कॉल प्लासेंटा। प्लासेंटा का बहुत बड़ा रोल होता है, ये हम सभी को पता है ना। और अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता है तो प्लीज़ मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, उसको जाकर जरूर देखना, सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे समझाई है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये प्लासेंटा के मदद से ही मदर के बॉडी से क्या करता है, ब्लड के थ्रू सारे ही न्यूट्रिएंट्स को लेते रहता है। इट इज़ एम्बेडेड इन द यूटेराइन वॉल। प्लासेंटा कंटेन विलियाई ऑन द एम्ब्रायोस साइड ऑफ द टिश्यू एंड ब्लड स्पेसेस ऑन द मदर साइड सराउंडिंग द विलियाई। ठीक है, उसमें विलियाइज भी होती हैं जो काफ़ी अच्छे से डाइजेशन वगैरह करने में मदद करती है। दिस प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस फ्रॉम मदर टू द एम्ब्रायो एंड वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द एम्ब्रायो टू मदर। ठीक है, वेरी सिंपल है, मदर के बॉडी से वो न्यूट्रिएंट्स लेता है और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो प्लासेंटा के थ्रू ही मदर के बॉडी में छोड़ देता है ना। बड़ा मज़ेदार सा। आगे देखते हैं। इफ़ अ वुमन इज यूजिंग कॉपर टी विल इट हेल्प इन प्रोटेक्टिंग हर फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, STDs। तब मैंने थोड़ा देर पहले आपको बताया कॉपर टी का यूज़ जो है वो कभी भी STD से नहीं बचा सकता, ठीक है। STD अगर होना होगा तो वो होगा ही, बचा ही नहीं सकता। नेक्स्ट, व्हाई डज मेंस्ट्रुएशन अकर। मेंस्ट्रुएशन क्यों होता है? वेरी सिंपल आंसर, हमें पता ही है कि जब एक अनफर्टिलाइज्ड एग होता है तो अनफर्टिलाइज एग को कभी भी हमारा इंडोमेट्रियम जो है, फीमेल की बॉडी जो इंडोमेट्रियम होता है वो उसको रोकता नहीं है, वो उसको क्या करता है, शेड अवे कर देता है ना। तो वही मैंने लिखा है कि मेंस्ट्रुएशन अकर ड्यू टू द रप्चर और रिमूवल ऑफ द इनर थिक एंड सॉफ्ट लाइनिंग ऑफ द यूटेरस व्हेन फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस। जब उस एग को ओव्यूलेशन के बाद एग को स्पर्म मिलता ही नहीं है तो उस समय क्या होता है भाई, वो एग नीचे गिर जाता है और ब्लड भी साथ में आने लगते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, आगे। लिस्ट 4 पॉइंट्स ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन सोसाइटी। नेम एनी 2 एरियाज रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ विच हैव इम्प्रूव्ड ओवर द पास्ट 50 ईयर्स ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, आपको 4 ऐसे पॉइंट बताने हैं जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे सोसाइटी पे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे, ठीक है। और 2 एरियाज ऐसे बताने हैं जो लगभग 50 सालों में इम्प्रूव हो चुका है, बहुत पहले जो नहीं था आज वो है। देखते हैं। मेंटेनेंस ऑफ द पर्सनल हाइजीन अमंग यंगस्टर एंड प्रॉपर नॉलेज ऑफ द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हेल्प्स देम एडजस्ट विद द फिजिकल चेंजेस एंड कोप विद द इमोशनल डिस्टर्बेंसेस।
तो क्या होता है कि जब यंगस्टर, जैसे हम सभी अभी यंगस्टर हैं, हमें अपने बॉडी को जानने का पूरा हक है। हम अपने बॉडी को अच्छे तरीके से जानेंगे, हर एक पार्ट को जानेंगे, हर एक पार्ट का क्या फंक्शन है हम ये जान सकते हैं। और ये जानने से क्या होता है कि हमारे अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं हमें पता होंगी, ठीक है। और इससे हम सिचुएशन से अच्छी तरीके से डील कर सकते हैं। कई बार इमोशनल डिस्टर्बेंस भी आ जाता है, इससे भी हम डील कर सकते हैं। नेक्स्ट, reproductively healthy society must be free from the curse of child marriage which begets many complications at the level of individual and society both। begets का मतलब क्या होता है बच्चों? जनरेट, ठीक है, या फिर क्रिएट। अब होता क्या है, एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी हम किसको कहेंगे? जहाँ पे कोई भी चाइल्ड मैरिजेस नहीं होते। ध्यान समझो, चाइल्ड मैरिजेस में क्या होता है कि जब एक बच्चे की बहुत जल्दी शादी हो जाती है ना, तो उसकी फैमिली भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है। और इससे ना केवल उसके इमोशनल हेल्थ पे बल्कि फाइनेंशियल हेल्थ पे और साथ साथ में उसके फिजिकल हेल्थ पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और देखते हैं कुछ हमारे यहाँ पे आंसर्स लिखे हुए हैं इसी में। proper care of expecting mothers, monitoring their health after childbirth and care of newborn help in building a healthy society. Married couples aware of contraceptive methods lead a better married life as they are capable of avoiding unwanted pregnancies and have negligible chances of contracting sexually transmitted diseases। ठीक है, यानी जब एक बेबी का जन्म होने वाला होता है उस समय, जब एक बेबी का जन्म हो चुका होता है उस समय, दोनों समय हमें मदर का अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है, टेक केयर करना पड़ता है। साथ साथ में उस न्यूबॉर्न बेबी का भी हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है। जो मैरिड कपल्स होते हैं उनको कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में पता होनी चाहिए, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस के बारे में पता होनी चाहिए, जिससे कि वो अपने मैरिड लाइफ को काफ़ी अच्छे तरीके से इंजॉय कर सके, उसको जी सके और अनवांटेड प्रेगनेंसी से भी बच सके, उसको अवॉइड कर सके। In past 50 years, various areas related to reproductive health have been launched which have improved the reproductive health of our society in following ways। क्या क्या हुआ है भाई, देखते हैं। Reduced mortality rate of mother and infant। पहले क्या होता था कि बच्चे और मम्मी जो होते थे उन्होंने में से कोई ना कोई बचते थे, कोई मर जाते थे, ऐसे बहुत सारे केसेस आते थे। तो इससे क्या हुआ, जब हम अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जानने लगे, फीमेल्स अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जानने लगी, पर्सनल हाइजीनेशन के बारे जानने लगी, डिजीज़ के बारे जानने लगी, सभी चीज़ के जानने से क्या होने लगा, धीरे धीरे ये जो मॉर्टेलिटी रेट होता था, डेथ रेट जो है वो धीरे धीरे कम होने लगा। अब अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो बहुत चांसेस है कि दोनों के दोनों बच जाएँ। बर्थ कंट्रोल ड्यू टू ईजिली अवेलेबल कॉन्ट्रासेप्टिव एंड रिड्यूस STD केसेस, यानी बर्थ कंट्रोल करना बहुत आसान हो गया है ना। क्यों? क्योंकि जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस होती है वो इजीली हमें मार्केट में मिल जाती हैं और ख़ास तौर पे जो STDs होती हैं उनके केसेस भी आजकल कम आते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो सेक्स एजुकेशन होता है वो हमें ज़रूर लेना चाहिए, सबको देना भी चाहिए। इससे हम ना केवल अपने सोसाइटी को एक हेल्दी सोसाइटी बना सकते हैं बल्कि हम इस पॉपुलेशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब देखते हैं बच्चों कुछ केस बेस्ड सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केस बेस्ड यानी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखा है कि जो इस चैप्टर की मैं बात करूँ केस बेस्ड में, तो इसमें कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक केस दे रखा है और इसके पीछे क्या क्या रीज़न हो सकते हैं वो दे दिया है। तो ये आप जो पैसेज है ना वो पढ़ लो, ठीक है। पढ़ने के बाद देखो नीचे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, उसके बाद आप क्वेश्चन बनाना। वीडियो को पॉज करो, चलो पढ़ लिया। अब देखते हैं क्वेश्चंस। लिस्ट 2 कॉमन साइंस ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन इन बॉयज़ एंड गर्ल्स। आप कैसे बता सकते हो कि एक बॉय जो है वो सेक्सुअली मैच्योर हो चुका है, यह गर्ल जो है वो सेक्सुअली मैच्योर हो चुकी है? तो आखिर उसके मैच्योरेशन को टेस्ट करने के क्या क्या तरीके हैं, देखते हैं। कॉमन साइंस, क्या क्या साइंस हमें दिखने लगे हैं कि जब एक बॉय या गर्ल जो है वो सेक्सुअली मैच्योर हो गया है? पहला, ब्रॉडेनिंग ऑफ शोल्डर्स एंड चेस्ट इन बॉयज़ एंड डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स और ब्रेस्ट इन गर्ल्स। बॉयज़ में चेस्ट एंड शोल्डर दोनों ब्रॉड हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं, और फीमेल्स में जो ब्रेस्ट साइज होता है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है, ठीक है। अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन बॉडी पार्ट्स लाइक प्यूबिक एरियाज, आर्मपिट्स एंड फेस, इन सभी जगहों पर हेयर ग्रोथ होने स्टार्ट हो जाते हैं। मोर एक्टिव ऑयल सिक्रेशन फ्रॉम ग्लैंड्स, स्किन्स और अकरेंस ऑफ पिंपल्स, ये सारी चीज़ें भी होने लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ रेकलेस फीमेल फोइटिसाइड। रेकलेस का मतलब एकदम बिना कोई लगाम का, एकदम इलीगली कोई काम अगर होता है उसको हम कहते हैं रेकलेस। तो फीमेल फोइटिसाइड का रेकलेस तरीके से होना क्या रिजल्ट क्रिएट करता है? आखिर क्या हो सकता है कि अगर रेकलेसली फीमेल फोइटिसाइड किया जाए
देखते हैं, रेकलेस फीमेल फोर्टिसाइड इज द एबॉर्शन ऑफ अ फीमेल फीटस यूजिंग इलीगल मेथड्स। ऐसे तो होने नहीं चाहिए, ऐसा कोई लीगल मेथड है ही नहीं जिससे कि कोई फीटस को किल कर सके, फिर भी इलीगल तरीके से किल करने को हम कहते हैं फीमेल फोर्टिसाइड। It results in abnormal female male female ratio and as the number of women decreases there would be fewer women per 1000 men। हमें तो ऐसे ही पता है कि 1000 men पे ऐसे भी 800 या कुछ women है ना, और ये घट जाता है। तो मेन जो हमारा इसका रिजल्ट है रेकलेस फीमेल फर्टिसाइड करने का, वो क्या हो सकता है कि जो मेल फीमेल का जो सेक्स रेशियो होता है वो डिक्रीज हो जाएगा, वो घट जाएगा। थर्ड क्वेश्चन हमारा पूछा है दैट इज कि विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स चेंजेस द हार्मोनल बैलेंस ऑफ द बॉडी, यानी हार्मोनल बैलेंस जो है उसको चेंज करने वाला कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस कौन सा है, तो मेथड कौन सा है, दैट इज केमिकल मेथड। क्योंकि जब एक फीमेल केमिकल मेथड का यूज़ करती है, मैं वेजाइनल पिल्स की बात नहीं कर रहा, मैं ओरल पिल्स की बात कर रहा हूँ, तो ओरल पिल्स लेने के बाद ना वो क्या करते हैं, किसी न किसी तरीके से वो बॉडी में हार्मोन को चेंज कर देता है, ठीक है, वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो साइज ऑफ पॉपुलेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं, एंड दैट आर हमारा नेटेलिटी एंड मोर्टेलिटी, यानी बर्थ रेट एंड डेथ रेट। इसका मतलब अगर हमारा बर्थ रेट ज़्यादा हो रहा है और डेथ रेट कम है तो डेफिनेटली पॉपुलेशन बढ़ेगा, है कि नहीं, या फिर हमारा बर्थ रेट वही है लेकिन डेथ रेट अभी भी कम है तो भी हमारा पॉपुलेशन वही रहेगा। बर्थ रेट अगर हमारा कम है, डेथ रेट ज़्यादा है, तो भी हमारा पॉपुलेशन ज़्यादा मरने लगेगा और कम जन्म होगा। तो किसी ना किसी तरीके से ये बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों मिलकर क्या करते हैं, पॉपुलेशन को ग्रो एंड कम करने में मदद करते हैं, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, हमारा सेकेंड क्वेश्चन है कि अ न्यूली मैरिड कपल डज नॉट वांट टू हैव चिल्ड्रन फॉर फ्यू ईयर्स। एक न्यूली मैरिड कपल है जो कुछ सालों के लिए चिल्ड्रन नहीं लेना चाहते, मीन्स बच्चे नहीं करना चाहते। दे कंसल्टेड अ डॉक्टर हु एडवाइज देम बैरियर मेथड एंड केमिकल मेथड फॉर बर्थ कंट्रोल। और डॉक्टर ने उनको क्या किया, बैरियर मेथड एंड केमिकल मेथड का यूज़ किया। येट अनदर कपल हु ऑलरेडी हैव 2 चिल्ड्रन एंड आर मिडिल एज्ड ऑल्सो कंसल्टेड डॉक्टर फॉर सम permanent solution to avoid unwanted pregnancy. डॉक्टर एडवाइज देम सर्जिकल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। क्या बात है कि जो मिडिल एज पर्सन था जिसके ऑलरेडी 2 बच्चे थे, वो गए और बोले भाई हम लोगों को भी कोई परमानेंट सॉल्यूशन दे दो। तो हम सभी को पता है कि परमानेंट सॉल्यूशन क्या हो सकता है, दैट इज सर्जिकल मेथड, है ना। तो डॉक्टर ने उन्हें सर्जिकल मेथड बताया, क्यों, ऐसा क्यों। सो व्हाट आर द बैरियर मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल के बैरियर मेथड्स क्या क्या है, वेरी सिंपल। बैरियर मेथड में हमारा कॉन्डम का यूज़ होता है और डाइफ्रैगम का यूज़ होता है, ओरल पिल्स नहीं होता। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी एंड ए, दोनों के दोनों। हाउ फिजिकल बैरियर प्रिवेंट प्रेगनेंसी। फिजिकल बैरियर जो होता है, फिजिकल ध्यान रखना, फिजिकल बैरियर कैसे रोकता है, क्योंकि ये स्पर्म को अंदर जाने नहीं देता है। दे प्रिवेंट स्पर्म्स फ्रॉम मीटिंग द ओवम। नेक्स्ट, हाउ केमिकल मेथड्स प्रिवेंट प्रेगनेंसी। केमिकल मेथड्स प्रेगनेंसी को कैसे रोकते हैं। वेजाइनल पिल्स कंटेन केमिकल कॉल्ड स्पर्मिसाइड्स विच किल द स्पर्म। वेजाइनल पिल्स में स्पर्मिसाइड होता है जो स्पर्म को मारता है, ऑब्वियसली सही है। ओरल पिल्स प्रिवेंट ओव्यूलेशन सो देयर विल बी नो फर्टिलाइजेशन। ओरल पिल्स जो होता है वो फर्टिलाइजेशन को अंदर से रोक देता है, सॉरी ओव्यूलेशन को रोक देता है, यानी ओवरी से एक सीक्रेट होने देता ही नहीं है। तो ये क्या करता है, फर्टिलाइजेशन को रोक देता है, भाई ये भी सही है। एंड ओरल पिल्स स्टॉप मेंस्ट्रुएशन इन फीमेल। भाई वो होता है तो फिर मेंस्ट्रुएशन कहाँ ही सही होगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा बोथ ए एंड बी, दोनों के दोनों हमारे सही है। थर्ड, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सर्जिकल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल के रिगार्डिंग वो सही स्टेटमेंट चूज करो जो सर्जिकल मेथड में बताता है। इट इन्वॉल्व्स टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज इन वीमेन पर्टिकुलरली आफ्टर 8 वीक्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। Small portion of sperm duct or vas difference in males is removed by surgical operation and both ends are ligated properly. काट दिया जाता है, बिल्कुल सही है भाई। Small portion of oviducts in female is removed by surgical operation and cut ends are ligated. बिल्कुल सही, तो दोनों के दोनों सही है, that means B and C। आगे चलते हैं नेक्स्ट। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या बोला है कि सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बर्थ कंट्रोल मेथड। बैरियर मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल ऑल्सो प्रोटेक्ट द कपल फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज। हाँ करता है। सम वीमेन एक्सपीरियंस अनप्लीजेंट साइड इफेक्ट ऑन टेकिंग ओरल पिल्स बिकॉज ऑफ द चेंज इन हार्मोनल बैलेंस। ऑफकोर्स ओरल पिल्स जो होता है वो केमिकल मेथड में आता है, एंड केमिकल मेथड है तो भाई कोई ना कोई तो हार्मोनल डिसबैलेंस करेगा ही। एंड सर्जिकल मेथड इन मेल्स इज कॉल्ड वेसेक्टोमी एंड फीमेल इन ट्यूबेक्टोमी। और ये दोनों भी सही है, तो हमारा ऑल ऑफ दिस जो है वो सही हो जाएगा। देख रहे हो कैसे केस बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, केस दे देगा उसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा नहीं बता पाओगे। नेक्स्ट देखते हैं,
Menstrual cycle is the cycle of events taking place in female reproductive organs under the control of sex hormones in every 28 days. ठीक, at an interval of 28 days a single egg is released from either of the two ovaries. Regular menstrual cycle stopped abruptly in a married woman. She got herself tested and was happy to discover that she is pregnant with her baby. यानी एक मैरिड कपल, ठीक है, उसमें जो फीमेल थी, जो महिला थी, लेडी थी, उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल हो ही नहीं रहा था, उसको हो गया टेंशन, वो जाकर पता की तो पता चला वो प्रेग्नेंट है। तो आखिर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो क्यों एक मैरिड कपल में रुक जाता है? जब एक लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसमें मेंस्ट्रुएशन होती ही नहीं है, यही बात है ना, क्यों नहीं होती? वही तो क्वेश्चन पूछा है, क्यों नहीं होती? द एग्स गेट फर्टिलाइज सो नीड नॉट बी एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी, क्योंकि एग ऑलरेडी फर्टिलाइज हो चुका होता है, इससे उसको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ओव्यूलेशन स्टॉप्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड सो डू मेंस्ट्रुएशन, ओव्यूलेशन रुक जाता है और मेंस्ट्रुएशन भी रुक जाता है। थिक यूटेराइन लाइनिंग इज नीडेड फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो सो इट इज रिटेन्ड। देखो पहला क्या बोला है भाई? पहला बोला है कि एग ऑलरेडी फर्टिलाइज हो चुका है, ठीक है, उसको बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, बात सही है। दूसरा क्या बोला है कि ओव्यूलेशन तो रुक जाता है क्योंकि प्रेगनेंसी के समय हाँ ओव्यूलेशन रुक जाता है, मेंस्ट्रुएशन भी रुक जाता है, ठीक है। एंड थर्ड बोला है कि जो यूटेराइन वॉल होता है, इंडोमेट्रियम, उसका मजबूत होना जरूरी है ताकि वो उस फर्टिलाइज एग को पकड़ के रख सके, तो ये भी सही है। सो ऑल ऑफ दिस विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, हाउ अ जाइगोट इज डिफरेंट फ्रॉम अ एम्ब्रायो। एम्ब्रायो एक जाइगोट से कैसे डिफरेंट होता है? जाइगोट इज फॉर्म्ड बाई रिपीटेड डिवीजन ऑफ एम्ब्रायो। आगे देखते हैं। जाइगोट इज फॉर्म्ड बाई फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड egg, whereas embryo is formed by fusion of zygote with other zygote, and zygote is single celled but embryo is multicellular, and zygote is formed by fertilization but embryo is formed without fertilization। तो बच्चों क्या लगता है, व्हाट विल बी द राइट आंसर? बताओ। इस क्वेश्चन में ना ऐसे वाले जो जाइगोट वाले फॉर्मेशन है इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके अभी मैंने वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि दोनों में क्या डिफरेंस है, तो जाकर उसको देख लेना। फिर मैं बता देता हूँ। देखो जब स्पर्म एंड ओवम दोनों मिलता है ना तो वो जाइगोट का फॉर्मेशन करता है, वो होता है सिंगल सेल्ड। उसके बाद धीरे धीरे वो मल्टीप्लाई होता है और बनता है एम्ब्रायो। तो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, डेट विल बी जाइगोट इज सिंगल सेल्ड बट एम्ब्रायो इज मल्टी सेल्यूलर, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलो आ जाओ दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं। इट विल बी आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, और अगर मैं बोलूँ इस वीडियो का कि आपको सीक्वेंस बताना है कि पहले क्या होता है, फिर बाद में क्या होता है, फिर बाद में क्या होता है। वेरी सिंपल, पहले देखते हैं। पहले फर्टिलाइजेशन होता है या ओव्यूलेशन होता है या फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट होता है कि इम्प्लांटेशन होता है? हमें सबसे पहले पता है ओव्यूलेशन होता है, तो भाई ओव्यूलेशन बी। देखो बी नंबर कहाँ पे है? सबसे पहले ये देखो इजीली मिल गया, हमें सारे ऑप्शंस भी नहीं पढ़ने पड़े। ऐसे भी हमें पता है कि ओव्यूलेशन के बाद ही फर्टिलाइजेशन होता है, तो बी के बाद आएगा आपका ए, ठीक है। आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन, डेट इज व्हाट चेंज टेक प्लेस इन द यूटेरस ऑफ अ प्रेग्नेंट फीमेल। जब प्रेग्नेंट फीमेल होती है तो उसके यूटेरस में क्या क्या चेंजेस टेक प्लेस करते हैं? यूटेराइन लाइनिंग बिकम्स थिक एंड वेस्कुलर, हाँ बिल्कुल सही है। प्लासेंटा डेवलप्स विच लिंक्स द एम्ब्रायो टू द मदर थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। यूटेरस लाइनिंग कंटेन्स लॉट्स ऑफ ब्लड कैपिलरीज एंड कैपिलरीज ब्रेक डाउन, ना ब्लड कैपिलरीज ब्रेक डाउन नहीं होता है बच्चों, ब्रेक डाउन नहीं होता। ब्रेक डाउन हो गया तो वो तो मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया है ना, मेंस्ट्रुएशन हो गया, वो तो होता ही नहीं है, तो ब्रेक डाउन नहीं होता। डेट विल बी ए एंड बी आर करेक्ट। इसका मतलब जो ऑप्शन डी है वो सही है, जिसमें ए एंड बी दोनों दिया हुआ है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ अ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज 9 मंथ, बिल्कुल सही है। द टाइम पीरियड फ्रॉम फर्टिलाइजेशन अप टू द बर्थ ऑफ अ बेबी इज कॉल्ड गेस्टेशन, बिल्कुल सही है। इफ डॉक्टर फाइंड्स एनी नॉर्मली इन द डेवलपिंग फीटस देन ही मे टर्मिनेट प्रेगनेंसी एट एन अर्ली स्टेज नॉन एज एबॉर्शन, ठीक है। यानी मान लो अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है और कुछ गड़बड़ियाँ हो रही है फीटस के डेवलपमेंट में, तो वो एबॉर्शन करवा देता है उसका। तो तीनों भाई सही है, डेट विल बी ऑल ऑफ दीज। तो बच्चों यहाँ पे हमारा बहुत सारे क्वेश्चन मैंने देखा, बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए मैं लाया हूँ था, एंड आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। एंड बच्चों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो और नीचे कमेंट करो कि आपको और किस टॉपिक पे कैसे वीडियोस चाहिए। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू डिलीवर यू, ठीक है। मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग, स्टडी नेट।